हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हेमेटोलॉजी का टॉपिक है, सिकलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिकलिंग टेस्ट क्या होता है? देखो, नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि सिकलिंग सिकलिंग का मतलब होता है कि सीकल सेल के बारे में समझने वाले हैं। अब सीकल सेल के बारे में थोड़ा सा सुपरफिशियली आइडिया तो आपको होगा इसके बारे में, क्योंकि हम ये हीमोलाइटिक एनीमिया में थोड़ा समझ चुके हैं वहां पर। तो आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस ले लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, मतलब कि जो सिकलिंग टेस्ट है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए सिकलिंग टेस्ट के बारे में। पहले समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन उसका बेसिक होता है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर गौर करना, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड मतलब समझ रहे हैं आप? जेनेटिक, मतलब कि जो माता पिता से बच्चों में या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला डिसऑर्डर है, इसी को हम इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड रेड सेल। किसके कारण हो रहा है? ये सिकल शेप हो जाता है आपके रेड ब्लड सेल्स का। सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप मतलब जो हसिया होता है, जिसे हम भूसा वगैरह काटते हैं गांव में खेती में, या फिर हाफ मून शेप हो जाता है, उसी को हम सीकल सेल कहते हैं। तो किसका शेप हो रहा है, कौन से सेल का शेप हो जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स का। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल शेप होता है वो सीकल सेल नहीं होता है। वो कैसा होता है? बाई कॉन्केव शेप होता है। ये इस तरीके का शेप आपकी रेड ब्लड सेल्स का होता है। इन कंडीशन ऑफ सीकल सेल एनीमिया आपकी रेड सेल का शेप चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? इस तरीके का हाफ मून शेप आपको देखने को मिलता है, या फिर हसिया शेप आपको देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है? रेड ब्लड सेल्स का शेप ऐसा हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इतना हमने समझ लिया। लेकिन आखिर में इसके पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है, देखिए। Sickle cell anemia is due to the abnormal hemoglobin called hemoglobin S, या फिर जिसे शॉर्ट में HbS कहा जाता है। HbS कहा जाता है। किसके कारण हुआ? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नॉर्मली अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी हर सेल और टिश्यू तक पहुंचाता है। तो जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा है HbA होता है, HbA2 होता है एडल्ट में, और HbF होता है फीटल में। तो इन हीमोग्लोबिन से, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो ये आपकी नॉर्मल रेड सेल बनाएंगे बाइकॉन्केव शेप की। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब देखिए, इन कंडीशन ऑफ HbS, मतलब कि अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है, HbS बन रहा है, तो HbS क्या है? एक तरह का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने के कारण, इस रेड सेल के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने के कारण इसका शेप चेंज हो जाता है। इस तरीके का शेप यहाँ पर बन जाता है, और इसी को हम सीकल सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीकल सेल कह देते हैं, जिसका शेप होता है हाफ मून शेप। हाफ मून शेप। और ये कैसा शेप है आपका? बाई कॉन्केव शेप है। बाई कॉन्केव शेप है। समझ में आया? अब इतना आपको क्लियर है। बहुत सारा मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन किस कारण से बन रहा है। आरबीसी का शेप चेंज हुआ हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बनने के कारण। लेकिन आखिर में ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्यों बन रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि देखो, ये एक तरह का इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये आपके मदर से, मदर और फादर की जो आपके क्रोमोसोम की कॉपी होती है, जो कि बच्चे में आती है, वो उन जीन में म्यूटेशन होने के कारण होता है। जीन में म्यूटेशन होने के कारण, सीधा सा सिंपल से समझिए कि ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। जीन म्यूटेशन के कारण। तो जो
जीन आपके हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो HBB जीन होता है जो कि आपको हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस जीन में म्यूटेशन होने के कारण, जो कि जैसे कोई अपसरिंग है तो उसको मदर से एक जीन म्यूटेशन वाला मदर से मिला, एक जीन म्यूटेशन वाला फादर से मिला, तो दोनों जीन म्यूटेशन होने के कारण उसको सिकल सेल डिसीज हो जाती है। तो ये जीन म्यूटेशन के कारण हो रहा है, जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उस पर जो HBB जीन होता है उसमें म्यूटेशन के कारण होता है। उसके कारण, ये म्यूटेशन होने के कारण आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था वो नहीं बनता है और उसके बजाय HbS हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, और अच्छे से क्लियर कीजिए इसको। देखिए, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हम सभी ने पढ़ा है, अगर आप हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या निकलेगा इसमें से? हीम। या फिर ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ऐसे समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ होता है? हीम और ग्लोबिन से। अभी आपका हीम का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो हीम को तो आप अभी छोड़ दो, इससे हमारा अभी कोई नाता नहीं है, इसको भूल जाओ। अभी हमें बात करनी है ग्लोबिन से। ग्लोबिन हमारे काम की चीज है जो कि हमें इसके बारे में बताएगी, क्योंकि पूरी जानकारी ग्लोबिन के पास में है। तो ग्लोबिन की अगर हम बात करें तो देखो, ग्लोबिन जो होता है वो दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। एक, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। अब ग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब आप समझ रहे हैं? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटीन हमारा बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से। मतलब अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस उसका आगे जाके उसके फंक्शन को डिसाइड करती है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। जैसे कि मान लो ये आपके अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड की चेन इस तरीके से चल रही है। अब ये जो अमाइनो एसिड है, जैसे कि ये वाला अमाइनो एसिड है, यहाँ पर आप ले लीजिए, ये हमने यहाँ पर भी, चलो 1 नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। ये 1 नंबर वाला अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये 2 नंबर वाला अमाइनो एसिड है, ये 3 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला है। तो ये जो 1 नंबर वाला अमाइनो एसिड है, ये इस जगह है तो ये इस जगह ही रहेगा। जैसे मैंने राम और श्याम का एग्जाम्पल दिया था कि ये एक चैन है, जैसे कबड्डी या खो खो हो रहा है, तो मैंने एक लाइन लगाई है, उस लाइन में मैंने पहले राम को खड़ा किया, फिर श्याम को किया, फिर सीता को किया, फिर गीता को किया। तो होता क्या है कि ये जो सीक्वेंस है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर इसमें हमने आगे पीछे कर दिया, राम की जगह सीता को कर दिया, सीता की जगह गीता को कर दिया, तो इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इनको खेलना कबड्डी था और ये खेलने खो खो लग जाएंगे, तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इनकी जो सीक्वेंस होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। देखो, आपके ये पॉइंट बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे फोकस के साथ और ध्यान के साथ हमें समझना है। नहीं समझ में आता है तो रिवर्स कर लीजिए, लेकिन गलत मत समझिए, ठीक है। तो ये जो आपकी सीक्वेंस होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इफेक्टिव होती है, ठीक है, ये सीक्वेंस। तो होता क्या है कि आपकी ये जो अमाइनो एसिड की चेन होती है, मान लो ये हमारी नॉर्मल अमाइनो एसिड की चेन है और ये हमारी एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब कि वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर आपका बन रहा है नॉर्मल रेड सेल्स, ठीक है। मीन्स आप HbA को ले लीजिए और यहाँ पर आपका बन रहा है सीकल सेल। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही है, तो आप समझ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिवर्स कर लेना, मैं थोड़ा सा तेज बोल नहीं पा रही हूँ। तो HbA है और यहाँ पर है HbS, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसकी जो सीक्वेंस है इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब कि बदलाव हो जाता है। जो 6 नंबर की पोजीशन होती है, मैंने कहा ना कि ये सीक्वेंस बहुत इफेक्टिव होती है। तो जो अमाइनो एसिड की चेन होती है इसमें जो 6 नंबर की पोजीशन होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर 6 नंबर की पोजीशन पर ग्लूटामिक होता है और ग्लूटामिक की जगह है यहाँ पर आ जाता है वलाइन।
क्या आ जाता है, नॉर्मली होना चाहिए था ग्लूटामिक पर वहां आ जाता है वेलाइन। तो ग्लूटामिक की जगह वेलाइन आने के कारण इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता था उसकी जगह ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना देता है जिसे हम HbS कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्यों बना, कैसे बना, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में बहुत ऐसी कैपिलरीज भी है, बहुत ही माइन्यूट पतली पतली से कैपिलरी है, उसके अंदर भी हमारी रेड ब्लड सेल्स को फ्लो होकर निकलना पड़ता है। तो इसीलिए इसका शब्द जो है वो इस तरीके से बाइकॉन्केव होता है ताकि वो इजीली निकल पाए। इन कंडीशन ऑफ सिकल सेल वो कहीं पर भी अटक सकती है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पतली पतली सी कैपिलरीज होती है। तो ये अगर इस तरीके का शेप होगा तो वो स्क्वीज होके निकल जाएगी, अगर इस तरीके का शेप होगा तो वो अटक जाएगी, उसके कारण वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए, यहाँ पर इमेज भी था पर वैसे मैंने बनाकर बता ही दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो इंफ्रैक्शन की मैंने बात करी है कैपिलरीज की, उसके बारे में समझिए। ये हेल्थी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है जिसका बाइकॉन्केव शेप होता है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ये तो हम सभी को पता है इसे। सीकल सेल एनीमिया में जो कि इस तरीके की सीकल रेड ब्लड सेल्स बन जाती हैं जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण बन रही है। अब इसका शेप बाइकॉन्केव होने के कारण ये इजीली आपकी माइन्यूट कैपिलरी में से निकल पा रही है। अगर यहाँ पर सीकल सेल है, HbS होता है, यानी कि आपकी रेड सेल का शेप चेंज होता है, तो ये आपकी कैपिलरी से निकल नहीं पाएगी इजीली। ठीक है, जैसे कि ये आपकी कैपिलरी या ब्लड वेसल है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो तो इजीली फ्लो हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सीकल सेल है या सीकल शेप सेल है, सीकल रेड ब्लड सेल से, वो उसका ऐसा शेप होने के कारण वो कहीं पर भी अटक जाएगी। तो अटकने के कारण क्या होगा, वो वहां पर इकट्ठी हो जाएगी और ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। क्या करेगी? ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉकिंग हो गई है, बहुत सारी सिकल सेल्स यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, तो उसके कारण ब्लॉकेज होगा और इन्फ्रैक्शन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्रैक्शन का कारण हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है मतलब कि वहां पर आपको इन्फ्रैक्शन होना ही है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है। अब दूसरी कंडीशन कि इसका ऐसा शेप होने के कारण एक तो हीमोलाइसिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हीमोलाइज्ड इजीली, ये इजीली हीमोलाइज्ड हो जाती है और उसके कारण ये क्या करेगी, आपको हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करती है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करती है। और इसका जो लाइफ स्पान होता है वो भी रेड्यूस्ड हो जाता है। लाइफ स्पान क्या हो जाता है? रेड्यूस्ड हो जाता है। नॉर्मली रेड सेल का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, लेकिन इसका इतना नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 या 10 से 15 दिन में ये ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन इजिली होने के कारण ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करती है, हीमोलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया होने के कारण बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं पेशेंट के साथ में। अब मेन यहाँ पर दो डिफरेंस आते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक तो सिकल सेल डिसीज और एक सिकल सेल ट्रेट। अब ये सिकल सेल डिसीज क्या है और सिकल सेल ट्रेट क्या है, कौन सा ज्यादा घातक होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल ट्रेट में क्या डिफरेंस है? दो टर्म आते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये है कि इट इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट। बोथ पेरेंट से मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, एक कॉपी मदर से मिलती है, एक कॉपी फादर से मिली हुई होती है। तो जो क्रोमोसोम आपके मदर से आया है और जो क्रोमोसोम की कॉपी आपके फादर से आई है, तो अगर वो दोनों ही कॉपी म्यूटेटेड है, दोनों ही जीन में म्यूटेशन है, तो क्या होगा, वो सिकल सेल डिसीज का रूप ले लेगा। क्या होगा? अगर बोथ पेरेंट जो है वो इनहेरिटेड है, मतलब कि बोथ पेरेंट के जीन से म्यूटेशन हुआ है, मतलब कि वहां पर क्या होगा, HbS
एस एस होगा, एच बी एस एस होगा, मतलब कि जो दोनों कॉपी है वो दोनों कॉपी के जीन में म्यूटेशन है, ठीक है। इट कॉज सिकल सेल एनीमिया अ सीरियस डिसीज, इसमें पेशेंट को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सिकल सेल डिसीज जो है वो एक सीवियर कंडीशन है। तो ये किसके कारण होता है, जहां पर बोथ पेरेंट जो होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं, जो बीटा जीन आपके हीमोग्लोबिन को बना रहा होता है उनमें म्यूटेशन होता है। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कि इट इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट से इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है ओनली वन पेरेंट से, मतलब कि जो दो कॉपी है, ठीक है, जो दो एक मदर से मिली है और एक फादर से मिली है, तो केवल एक में म्यूटेशन है, एक में ही म्यूटेशन है, बाकी एक नॉर्मल है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, एक है एच बी ए यानी कि एक नॉर्मल है और एक एस है। तो ये जो केसेस होते हैं इसको हम कहते हैं सीकल सेल ट्रेट। तो ये क्या कॉज करता है, सीकल सेल ट्रेट कॉज करता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि डिसीज और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, तो डिसीज में दोनों कॉपी म्यूटेटेड होती है, यानी कि इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, और ये इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, ठीक है। तो ये जो हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन होती है, सिकल सेल ट्रेट वाली कंडीशन में होती है, इसमें आपको सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। हाँ, कुछ समय बाद जो भी आप मतलब जिसको भी ये पेशेंट जो होता है सिकल सेल एनीमिया वाला, सिकल सेल ट्रेट वाला कहेंगे, तो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब कि लिवर पर इफेक्ट हो सकता है, लंग्स पर इफेक्ट हो सकता है, किडनी पर इफेक्ट हो सकता है। देखिए नॉर्मली इसमें हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो एच होता है वो ओनली 40%, यानी कि 40% सेल्स जो होती है वो अफेक्टेड होती है एबनॉर्मल सेल से, बाकी 60% नॉर्मल होती है, तो वो इसको पॉलीमराइज्ड कर देती है, और यहाँ पर वो पूरी की पूरी सारे ही हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, जिसे हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं, क्लियर है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम कभी अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है, ठीक है, इसके डिटेक्शन के लिए, सिकल सेल ट्रेट के लिए। चलिए अब हम समझते हैं इसमें क्लिनिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड हो जाता है 6 to 8 ग्राम पर डीएल, रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें इंक्रीज हो जाती है, एनाइसोसाइटोसिस विद पॉलीक्रोमेटोफिलिया के साथ दिखाई देने लगती है। ब्लड फिल्म जो होती है, यहाँ पर आपको जो टारगेट सेल्स मैंने आपको बताई है, हॉवेल जॉली बॉडीज मैंने आपको बताई है, जब रेड सेल्स का एबनॉर्मल मैंने बताया था कि एबनॉर्मल शेप और साइज कैसा हो सकता है रेड सेल का, तो उसमें मैंने आपको टारगेट सेल और होवेल जॉली बॉडीज के बारे में बताया था। सिकलिंग सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम लगाते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा इन कंडीशन ऑफ सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल एनीमिया। और अगर हम सोडियम मेटा सल्फाइड बाइसल्फाइड टेस्ट लगाते हैं तो वो भी यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर इससे अफेक्टेड है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लगाते हैं, एचबीएस, इससे हम ट्रेट को भी डायग्नोस कर पाते हैं। लाइफ स्पैन इसमें रिड्यूस्ड हो जाता है, 10 से 20 दिन हो जाता है। बिलिरुबिन मोर देन 4 मिलीग्राम, यानी कि इसमें जॉइंडिस वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर रेड ब्लड सेल्स का बहुत ज्यादा हिमोलाइसिस हो रहा है, हिमोलाइटिक एनीमिया। इन कंडीशन में बिलिरुबिन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्लिनिकल चेंजेस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब सिकल सेल के डायग्नोसिस के लिए हम मेनली दो टेस्ट लगाते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट और एक होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट, ठीक है। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोल्युबिलिटी टेस्ट। दोनों ही बहुत ही इजी टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है। एक में माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और एक आप उसको नॉर्मली विजुअल मेथड होती है, एक जो सॉल्युबिलिटी मेथड होती है वो विजुअल होती है, और इसमें आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट के बारे में। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसका प्रिंसिपल होता है कि जो आपका ब्लड होता है उस ब्लड को हम मिक्स करते हैं सोडियम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, जो कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग एजेंट है,
रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो आपका HBS होता है, HBS होता है इन कंडीशन ऑफ जब आपका जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस्ड होता है या ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस्ड होता है, तो HBS क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है इन कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस्ड होता है तो ये इनसॉल्युबल होता है और ये अपने नॉर्मल शेप में मतलब कि HBS सीकल शेप में होता है तो वो उस शेप में आ जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड कंडीशन होती है उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस वक्त हमें ये शो नहीं होता है। कब शो होगा, जब डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन होगी। तो ये क्या करता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या करता है, रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन को रेड्यूस्ड कर देता है। तो अगर उसमें HBS प्रेजेंट है तो वो अपना शेप जो है वो शो कर देता है। तो ब्लड में अगर HBS है तो वो शो कर देगा जब हम उसको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के साथ मिक्स करेंगे, तो ये रेड्यूस कर देगा ऑक्सीजन को, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपको ये शेप शो होने लग जाएगा अगर प्रेजेंट है। तो अगर नहीं है तो इसको आप जब मिक्स करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल रेड सेल होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसका नॉर्मल शेप आपको देखने को मिलेगा। तो ये कब कंडीशन होगी, इफ नॉर्मल रेड सेल प्रेजेंट, इफ नॉर्मल रेड सेल प्रेजेंट, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन मतलब HBS एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में हमें नीड होती है किसकी, चलिए स्पेसिमेन में आप EDTA ब्लड भी यूज कर सकते हैं, EDTA ब्लड और हेपेरिन, ठीक है। इससे हम टेस्ट लगाएंगे। अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है और इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, रिएजेंट और इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप सिकलिंग टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो सिकलिंग टेस्ट के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O5। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, परसेंटेज कितना लेना रहता है ये भी पूछा जाता है, और रिएजेंट का नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट एंड इक्विपमेंट क्या क्या है, तो रिएजेंट में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 2% हम यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला Na2S2O5 होता है। पेट्रोलियम जेली हमें चाहिए, कवर ग्लास, माइक्रोस्कोप और ड्रोपर की जरूरत हमें होती है, और स्पेसिमेन। चलिए अब प्रोसीजर क्या होती है, देखिए प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और बेसिक सी होती है। सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको लेनी है एक टेस्ट ट्यूब। क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करेंगे 100 माइक्रोलीटर ब्लड, या फिर 20 माइक्रोलीटर भी ले सकते हैं, लेकिन आप जितने माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर रहे हैं इक्वल अमाउंट में आपको ऐड करना है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। मेटाबाई सल्फाइड आपको ऐड करना है, इक्वल अमाउंट कितना है, तो 2% वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। ये मिक्स कर लिया हमने। मिक्स करने के बाद ये जो आपका सॉल्यूशन है इसको आपको ट्रांसफर करना है एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर। ये आपने एक क्लीन ग्लास स्लाइड ले ली, ठीक है। इस क्लीन ग्लास स्लाइड से ड्रॉपर की मदद से, आपके पास में जो ड्रॉपर होता है उस ड्रॉपर की मदद से हम इसको उठाएंगे और इस स्लाइड के सेंटर में एक ड्रॉप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। एक ड्रॉप हमने यहाँ पर डाल दी। देन हम इसके ऊपर रख देंगे कवर स्लिप, ठीक है। ये कवर स्लिप हमने यहाँ पर रख दी। नो एयर बबल के साथ में कवर स्लिप को हमें यहाँ पर रखना है, इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। देन हम इसको सील कर देंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से, पूरा इस तरीके से सील कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम इसको सील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगी। ये हमने इसको सील कर दिया। आप पेट्रोलियम जेली से भी कर सकते हैं, वैक्स से भी कर सकते हैं, जाइलिन से भी कर सकते हैं। तो सील किया विथ वैक्स,
से सील कर दिया हमने। अब सील हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रेड्यूस्ड करेगा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तो बाहर की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इसके साथ इंटरफेयर ना करें। जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इसके साथ इंटरफेयर ना करें, इसलिए हम इसको सील कर देते हैं पूरा वैक्स से, ताकि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड अपना काम कर पाए, ऑक्सीजन को अच्छे से रिड्यूस कर पाए। अगर इसमें सिकल सेल्स है, एचबीएस है, तो वो हमें शो होने लग जाएगी। लेकिन हमें 15 मिनट का वेट करना है, वेट फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हम 40x पर ऑब्जर्व कर लेंगे, 40x पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको सिकल सेल दिखाई दे रही है, इस तरीके का शब्द दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो सिकलिंग पॉजिटिव है। अगर आपको नॉर्मल रेड सेल दिखाई दे रही है, देखो इस तरीके का 3D पिक्चर में दिखाई देता है। नॉर्मली अगर हम इसमें देखेंगे तो इस तरीके से राउंड शेप में हमें देखने को मिलेगी, बीच में इस तरीके का सेंट्रल पेलर एरिया देखने को मिलता है। तो ये आपको 3D पिक्चर में देखने मिलेगा, लेकिन नॉर्मली इसका शेप ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो सिकलिंग पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर भी आपको नॉर्मल रेड सेल दिखाई दे रही है, तो अभी हम उसको कंफर्म नहीं करेंगे। उसको कंफर्म करने के लिए अभी उसका रिजल्ट शो नहीं करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए हम उसको थोड़ा और टाइम देंगे। थोड़ा और टाइम देने के लिए क्या करेंगे, हम इस स्लाइड को रखेंगे, एक लेंगे पेट्री डिश। क्या लेंगे? ये हमने यहाँ पर पेट्री डिश लिया। इस पेट्री डिश में हम रख देंगे एक टिश्यू पेपर, इसको वेट कर देंगे, मॉइस्ट कर देंगे अच्छे से, और इसमें रख देंगे हमारी स्लाइड। ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए रखेंगे? 2 आवर के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद इसको निकालेंगे, देन फिर हम 40x में ऑब्जर्व करेंगे इस स्लाइड को। ये जो हमारी स्लाइड है, इसको हम 40x में ऑब्जर्व करेंगे। 40x में ऑब्जर्व करने के बाद यदि आपको, यानी कि यदि उसके अंदर HbS हीमोग्लोबिन है, तो आपको सिकलिंग पॉजिटिव दिखाई देगा इस तरीके का। और नॉर्मल रेड सेल इफ नॉर्मल रेड सेल तो आपको इस तरीके का शेप दिखाई देगा। अगर ऐसा शेप है तो हम क्या कहेंगे उसको? सिकलिंग पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा सिकलिंग नेगेटिव। ठीक है, ये हमने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। तो ये नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोसीजर इसका होता है, बस कुछ नहीं, इन दोनों को मिलाया, स्लाइड पर ट्रांसफर किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, नहीं हुआ तो पेट्री डिश में रखा, टिश्यू पेपर को दो, फिर हम ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर होती है आपके सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी बहुत ही इजी है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है कि इसमें भी हमें ब्लड को मिक्स करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे? ब्लड को मिक्स करेंगे डाइथ्योनाइट के साथ। डाइथ्योनाइट, या इसके साथ में सेपोनीन भी होता है, सेपोनीन भी होता है। इसके साथ जब इसको आप मिक्स करेंगे, तो ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर उसमें टर्बिडिटी शो होने लग जाएगी। क्या शो होगी आपको? टर्बिडिटी शो होगी। टर्बिडिटी शो क्यों होगी? अगर उसमें HbS प्रेजेंट है, इफ HbS प्रेजेंट है तो टर्बिडिटी शो होगी। अगर नहीं है तो नॉर्मली आपको जैसा ये मिक्सचर दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखाई देगा। तो ये हमें लाइट में देखना है कि पीछे लाइनिंग रहती है, जैसे 3 लाइनिंग है, तो उस ट्यूब को हम देखेंगे, अगर वो आपको तीनों लाइनिंग अच्छे से विजिबल हो रही है, मतलब कोई टर्बिडिटी नहीं है। और अगर वो 3 लाइन पीछे की आपको विजिबल नहीं हो रही है, मतलब कि उसमें टर्बिडिटी शो हो रही है, इसके कारण पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ट्यूब के पीछे का। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल होता है कि इसमें टर्बिडिटी शो होती है। स्पेसिमेन वही हमें EDTA ब्लड लेना है, EDTA और हेपेरिन। ठीक है, अब रिएजेंट क्या है? इसके लिए जो रिएजेंट होते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये सॉल्यूशन कहलाता है डाइथ्योनेट सॉल्यूशन।
जिसमें डाइबैसिक पोटेशियम फॉस्फेट होता है एनहाइड्रेट K2HPO4 और मोनोबैसिक पोटेशियम फॉस्फेट में एनहाइड्रस क्रिस्टल्स, जिसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है। इनके फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, सोडियम डाइथियोनेट और सेपोनिन। देखो, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम डाइथियोनेट के जो फॉर्मूले में बस सूत्र में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर O4 है और वहां पर O5 होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये रिएजेंट है जिनको हमें याद करना है इनके नाम को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएजेंट के बाद आती है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर नॉर्मल सी होती है इसकी भी, कि इसमें भी हमें एक ट्यूब लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ट्यूब ले ली। चलो इसको हम ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमें 2 ml जो हमारा रिएजेंट है वो लेना है। 2 ml रिएजेंट यानी कि डाइथियोनेट जो सॉल्यूशन है वो लेना है, और 20 माइक्रोलीटर इसमें हम ब्लड ऐड करेंगे। 20 माइक्रोलीटर हम ब्लड ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी प्रोसीजर तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से भी इजी है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को मिक्स करने के बाद मिक्स एंड वेट फॉर 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। देन फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको 3 लाइन बताई, जैसे ये की 3 लाइन मैंने पीछे खींची है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन है और ये ट्यूब मैंने यहाँ पर बना दी है। एक ट्यूब मैंने बनाई है जिसमें आपकी नॉर्मल रेड सेल प्रेजेंट है, और एक ट्यूब मैंने बनाई है जिसमें आपका HbS प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर HbS प्रेजेंट है तो पूरा इस तरीके का आपको टर्बिड दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको जो पीछे की ब्लैक लाइन है, अगर आप इसको लाइट में ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी इस तरीके से ये टर्बिड होने के कारण वो आपको शो नहीं होगा, और नॉर्मल में आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये HbS प्रेजेंट होने के कारण इसमें आपको टर्बिडिटी शो होती है। और इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जिसे HbA लिख लेते हैं, HbA प्रेजेंट है, उसके कारण ये नॉर्मल आपको शो होता है, नो टर्बिडिटी। नो टर्बिडिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। नो टर्बी टर्बिडिटी। ठीक है, इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं दिखाई देती है, वो आपको टर्बिड दिखाई देगा क्योंकि उसमें HbS प्रेजेंट होने के कारण वो पूरा टर्बिड हो गया है। तो ये बस इसकी सिंपल सी बेसिक सी प्रोसीजर्स होती है। तो हमने पूरा कवर कर लिया आपका। हमने HbS यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका, उस हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज क्या होती है, सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट बचता है तो आप रिवाइज कर कर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।